Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing well. So this is Vidisha Joshi and today's video is going to be very beneficial for all those students who are currently in class 11th and also for those students who are actually aspiring for NEET exam. As you all know that covering NCERT is very important for our NEET preparation. So let us begin with our first chapter of biology, that is the living world. So our first topic is लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं एंड ऑल्सो बायोलॉजी इज ऑल्सो अबाउट द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है ग्रोथ, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने मास में ग्रो कर रहा है, बॉडी मास उसका ग्रो कर रहा है या फिर उसका नंबर में ग्रोथ हो रही है। बॉडी मास में ग्रोथ होने का मतलब है जैसे कि एक प्लांट वो लेटरली ग्रोथ करता है, एपिकली ग्रोथ करता है और एक टाइम पर आकर एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स जब ट्री में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। सो ये ग्रोथ क्या होगी, आपकी मास, बॉडी मास में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको और नंबर में भी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंड फंक्शन है रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे एक और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है या फिर उसका प्रोडक्शन करता है, उसको बर्थ देता है, तो वो कहलाएगा उसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ, आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो आप इसे, या फिर सेकेंड फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड फंक्शन है एबल टू सेंस एनवायरमेंट, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी एनवायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है, अपने एनवायरमेंट स्टिमुलाई और एनवायरमेंट स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे सकता है, चाहे वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बोथ फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन में, तो वो कहलाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकता है। मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली अ फिनोमिना जो कि बना है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन से। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड एवरी फंक्शन अ लिटिल मोर। सो पहला फंक्शन हमारा है ग्रोथ। ग्रोथ जैसा कि हमने पढ़ा, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी मास में और नंबर में ग्रोथ दिखाता है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बात करें मास और नंबर के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनि का मीनिंग होता है सिंगल, यानी कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक सेल होता है। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं? इनका एग्जांपल है बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिंगल सेलुलर होते हैं। इसी तरह ईस्ट, आपने ईस्ट देखा होगा, खमीर जिसे, वो भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह फंगी, बहुत सारी फंगस ऐसी हैं जो कि यूनिसेलुलर होती हैं। सेकेंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ जो कि ऐसे बहुत सारे सिंगल सेल्स को मिलाकर बने होते हैं, यानी कि उनकी पूरी बॉडी मास या उनकी पूरी बॉडी बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल्स को मिलाकर बनी होती है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। तो इसके एग्जाम्पल में फर्स्ट आ गया ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, डॉग्स, काउज एंड ऑल दोज लार्ज साइज एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड फंक्शन है रिप्रोडक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन करते हैं। तो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें सिर्फ 1 पेरेंट यानी कि सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है to produce a new organism. Here, no
गैमेट फ्यूजन, यहाँ पर कोई भी गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता, एक सिंगल पेरेंट से ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो जाता है। एग्जाम्पल में हमारा क्या है, ईस्ट, फंगी, हाइड्रिला, प्लेनेरिया, जिसे कि आप फ्लैट वॉर्म कहते हो। तो जैसे कि आपने ईस्ट में देखा होगा, इस तरह से चेन बनती जाती है, कोनिडिया टाइप के बनते जाते हैं और आपके एक सिंगल सेल से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी फंगस हैं, हाइड्रिला हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो द 2 पेरेंट्स आर मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, in which there is male gamete and female gamete fusion. Means the fusion of male and female gamete produce a new individual. एक न्यू इंडिविजुअल आपका प्रोड्यूस होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कौन परफॉर्म करते हैं, ह्यूमंस, फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने देखा होगा, और एनिमल्स ऑल्सो। सो आवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज एबल टू सेंस इन्वायरमेंट। सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट स्टिमुलस को सेंस करके रिस्पॉन्ड करता है। अब वो सेंस क्यों करेगा, अगर उसमें कॉन्शियसनेस होगी। अगर कॉन्शियसनेस होगी तो वो अपने इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को, चाहे वो स्टिमुलस फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो हैं ये लाइट, वाटर या फिर टेम्परेचर के अगेंस्ट क्या करते हैं, खुद को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर आर इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। इसी तरह हम ह्यूमन बींग्स अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, एयर, आईज, नोज, टंग। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक टाइप के सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग और खुद को रेगुलेट करने वाले ऐसे सिस्टम है, ऐसे इंटरैक्टिव सिस्टम है जो कि अपने इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग हुआ, मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली अ फिनोमिना, जो कि कहाँ से आया है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से होता है। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती हैं, सो दैट वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन रख सके। सो द एग्जाम्पल्स आर ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस एंड ऑल द माइक्रोब्स। सो दीज आर द 4 characteristics of a living organism. Now let us understand about biodiversity. So biodiversity is actually made up of 2 words, bio and diversity. Here bio means living organisms and diversity means varieties or different types. तो biodiversity क्या होती है कि जितने भी living organisms different types और different numbers में इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, वो इनकी क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। यानी कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनका डिफरेंट टाइप्स में और डिफरेंट नंबर्स में अर्थ पर प्रेजेंट होना कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो अब हम समझेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर एक तरह की स्टैंडर्डाइज नेमिंग होती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। तो इस स्टैंडर्डाइज नेमिंग के अकॉर्डिंग ही उनको कोई एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है और उस पर्टिकुलर नेम के अकॉर्डिंग ही वो पूरे वर्ल्ड में उस पर्टिकुलर नेम से ही जाने जाते हैं या फिर रिकॉग्नाइज होते हैं। ओके, सो ये जो नॉमेनक्लेचर होता है आपका, इसमें हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है, उसका एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है जिस साइंटिफिक नेम से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ओके, तो जो ये साइंटिफिक नेम है ये इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होगा, पूरे वर्ल्ड में उसका सिर्फ एक ओनली 1 नेम होगा। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर भी 2 टाइप्स का होता है। तो नॉमेनक्लेचर एक्चुअल में क्या है, आप इसे एक तरह का नामकरण भी कह सकते हैं,
जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स का नामकरण किया जाता है, इसी तरह नॉमेनक्लेचर किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स का। सो अगर हम बात करें, नॉमेनक्लेचर दो टाइप का होता है, पहला है ICBN एंड सेकेंड इज ICZN। सो ICBN का मीनिंग क्या हुआ? ICBN इज एक्चुअली इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि इसको अगर हम बोले तो ये इंटरनेशनल कोड है बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर का मीनिंग हुआ यहाँ पर सभी, बोटैनिकल इज रिलेटेड टू प्लांट्स, तो यहाँ पर सभी प्लांट्स की नेमिंग करी जाती है। ओके, सभी प्लांट्स को उनका एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें ICZN की, तो ICZN का मीनिंग होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसको आप कह सकते हो कि जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यहाँ पर किया जाता है। जूलॉजिकल का मीनिंग हुआ एनिमल्स, यहाँ पर हम एनिमल्स की नेमिंग करते हैं। ठीक है, एनिमल्स को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। Here, scientific names of plants are based on principles and criteria provided under the ICBN। तो यहाँ पर ये जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, अगर हम ICBN की बात करें, तो जो उन्हें वो साइंटिफिक नेम हर एक पर्टिकुलर प्लांट को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो साइंटिफिक नेम किसके अकॉर्डिंग होगा? उन सारे प्रिंसिपल्स यानी कि उन सारे रूल्स और उन सारे क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग हुआ जो भी ICBN के अंडर है, जो भी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के अंडर प्रोवाइडेड है। इसी तरह ICZN में भी साइंटिफिक नेम्स जो भी एनिमल्स को दिए जाते हैं वो उन्हीं प्रिंसिपल्स और उन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस में होते हैं। जो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया किसके अंडर आते हैं? ICZN के अंदर आते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में आते हैं। सो बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोलॉजिस्ट जो भी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं, वो इनकी नेमिंग करने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल्स पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। अब अगर हम बात करें कि जो ये साइंटिफिक नेम, पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड किया जाता है, ये क्या होता है? तो साइंटिफिक नेम जो होता है ये टू नेम से बना है एक्चुअली। इसमें आता है आपका एक जेनेरिक नेम एंड सेकेंड आता है आपका एक स्पेसिफिक नेम, या फिर आप इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, तो आप इसे स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं। तो साइंटिफिक नेम अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो का, तो मैंगो का बात करें तो मैंगो का जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक यानी कि जो स्टार्टिंग उसका जो जीनस का नेम है वो है मैंगीफेरा। मैंगीफेरा उसका जेनेरिक नेम है। वहीं अगर बात करें उसके स्पेसिफिक नेम की, ओके, या फिर उसके जो स्पीशीज का नेम है, दैट इज इंडिका। हियर इट्स स्पीशीज नेम इज इंडिका। तो ये जो साइंटिफिक नेम यहां से बनेगा वो बनेगा मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका इसका मैंगो का साइंटिफिक नेम यहां पर हो गया। तो मैंगीफेरा इंडिका जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी कि मैंगीफेरा और इंडिका से, जिसमें कि मैंगीफेरा आपका जेनेरिक नेम है और इंडिका आपका स्पेसिफिक नेम है। तो ये जो नेमिंग की जाती है, यानी कि जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है, ये एक सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जिसे कि हम बोलते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स का मीनिंग, ये जेनेरिक नेम, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड कंपोनेंट इज स्पेसिफिक नेम। उन दो कंपोनेंट्स को मिलाकर एक साइंटिफिक नेम बनता है। तो जिस सिस्टम के अंदर ये पूरा साइंटिफिक नेम बनता है वो कहलाता है आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने प्रोवाइड किया? इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को प्रोवाइड किया कार्लस लिनियस ने। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर had been provided by Carolus Linnaeus. So now there are some universal rules that are provided under binomial nomenclature. So first rule ये कहता है कि binomial names जितने भी हैं वो derive तो कहे गए हैं Latin language से, but इनको लिखा जाता है italics में, ठीक है? तो इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, लेकिन ये डिराइव हुए हैं लेटिन लैंग्वेज से। एक्चुअली कार्लस लिनियस ने ही लेटिन लैंग्वेज को चूज किया था
बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लैटिन लैंग्वेज होती है ये एक डेड लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को कोई भी नेशन या वहाँ के लोग इसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए कार्लस लिनियस ने इस लैंग्वेज को एक तरह से यूज कर लिया या फिर इसको चूज कर लिया फॉर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सो दैट it can be considered or it may be helpful for deriving the source of scientific names. Okay, so the second rule is first word represent genus and second word represent specific epithet. तो second rule ये कहता है कि पहला जो word होगा किसी भी scientific name का वो तो represent करेगा उसके genus को, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि Mangifera is the genus and Indica is the specific epithet, और जो सेकेंड वर्ड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट को। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये कहता है, थर्ड रूल एक्चुअली यहाँ पे ये कहता है कि बोथ द वर्ड्स ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। थर्ड रूल ये कहता है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल लिया था मैंगीफेरा इंडिका का, तो जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं या फिर साइंटिफिक नेम्स है इन्हें हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, यानी कि मैंगीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग से सेपरेटली इन दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और जब ये प्रिंट होंगे तो ये इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। ओके, फोर्थ रूल ये कहता है कि फर्स्ट वर्ड जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर व्हाइल द सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, यानी कि जो पहला वर्ड होगा, जैसे कि हम मैंगीफेरा में देख रहे हैं, इसका जो पहले वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इंडिका जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपका स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो ये जीनस है और ये स्पेसिफिक एपिथेट है। फोर्थ रूल ये कहता है कि जो भी ऑथर का नेम होगा वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट के लास्ट में लिखा जाएगा या फिर उसके एंड में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर पर देखें मैंगीफेरा इंडिका LINN, ठीक है, लीनियस, तो आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक एपिथेट के आफ्टर, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लीनियस लिखा गया है जो कि एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो लीनियस एक्चुअली क्या है, लीनियस इज द ऑथर हु डिस्क्राइब मैंगीफेरा इंडिका, जिन्होंने मैंगीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो भी ऑथर का नेम होगा वो आपका, जैसे एक साइंटिफिक नेम आपका एंड होता है तो उसके एंड पर लीनियस या मीन्स एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा किसी भी ऑथर का नेम। सो लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म इज क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू उस प्रोसेस के अंडर क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए जो भी उनकी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे उन ऑर्गेनिजम्स को, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया जाता है। सो वो कन्वीनियंट कैटेगरीज क्या क्या हो सकती है वो हम आगे बढ़ते हैं। सो टैक्सा क्या है, टैक्सा, हियर इज टैक्सा। सो टैक्सा इज एक्चुअली द कन्वीनियंट, इट इज अ कन्वीनियंट कैटेगरी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर इंडिकेटेड एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। तो यही वो कन्वीनियंट कैटेगरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो दी जाती है और उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे जिसके थ्रू उन इंडिविजुअल्स को डिफरेंट लेवल्स पर ग्रुप करा जाता है, ठीक है। अब वो कन्वीनियंट कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं, वो कन्वीनियंट कैटेगरीज प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, वीट हो सकता है, राइस, डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स, मैमल्स। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स, जैसे कि मान लो प्लांट्स है तो प्लांट्स भी एक टैक्सा है, एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स आएंगे तो उनको क्लासिफाई करा गया या फिर ग्रुप करा गया है, उस टैक्सा को बोल दिया गया है कि ये प्लांट है, ठीक है। देखा उसमें कि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी कि हाँ ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं और भी बहुत सारे प्रोसेस अगर वो कर रहे हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उन्हें बोल दिया गया कि ये प्लांट्स है। तो उस टैक्सा को हम क्या कहेंगे, तो वो टैक्सा आपका प्लांट्स का टैक्सा कहलाएगा। इसी तरह आपका वीट है, अगर आप वीट की इमेज अपने माइंड में आपको जो फ्लैश होगी तो आपको एक डिफरेंट इमेज बनेगी वीट की। इसी तरह राइस है
डॉग्स हैं, ठीक है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में बांट दिया गया है, ठीक है। चाहे कैट्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से कैसे चल रहे हैं, उनका लिविंग स्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, उस बेसिस पे उन्हें कैटेगराइज कर दिया जाता है, ठीक है। सो टैक्सा क्या है, वो कन्वीनियंट कैटेगरी है। वो कन्वीनियंट कैटेगरी प्लांट्स है, वीट है, कोई भी हो सकती है, एनिमल्स है, मैमल्स है, ठीक है, जो भी जिनकी वो सिमिलर कैटेगरीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो वो उस कन्वीनियंट कैटेगरी के अंडर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, ठीक है। यही अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। तो टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स on the basis of their characteristics into different taxa is known as taxonomy. So taxonomy is a process. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, जो इन टेक्सोनॉमी एक्चुअली इज अ ब्रॉड टर्म, एक बड़ी टर्म है जिसके अंडर ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किस में करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में, डिफरेंट डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरी में, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी एक बड़ी टर्म है जिसके अंडर क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, डॉग्स, कैट्स, जो भी प्लांट्स एनिमल्स में जो भी आते हैं, ठीक है। तो उन सभी को, सभी टेक्सास को क्लासिफाई करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कहलाता है आपका टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी एक ब्रॉड टर्म है, ओके। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? A category is a part of overall taxonomic arrangement that is represented at each step of hierarchy in the process of classification. तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? कि क्लासिफिकेशन के ओवरऑल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब क्लासिफिकेशन होता है तो फिर क्लासिफिकेशन में हर एक स्टेप पर जो रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, हर एक हायरार्की में, यानी कि जो हायरार्की है क्लासिफिकेशन की, जो ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, उसमें हर एक स्टेप पर रिप्रेजेंट होने वाली जो कैटेगरी है उसे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ईच कैटेगरी फर्दर डिनोट्स अ रैंक। अब हर एक कैटेगरी, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, किंगडम इज अ कैटेगरी, फाइलम इज अ कैटेगरी, तो हर एक कैटेगरी जो है यहाँ पर वो एक रैंक दिखा रही है, एक ऑर्गेनिज्म की रैंक, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की रैंक रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एंड ईच रैंक और टैक्सन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप इसको रैंक भी बोल सकते हो और टैक्सन भी बोल सकते हो, यानी कि एक कैटेगरी जो है वो एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, या फिर एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रही है। और टैक्सा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे क्लासिफिकेशन, ये पूरी क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की हर एक यूनिट हर एक कैटेगरी पे क्या हो रही है, यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है। हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पे एक एक यूनिट हो रहा है क्लासिफिकेशन का, ठीक है, और यहाँ पर फिर ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। इन अ हायरार्की अरेंजमेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये एक तरह का आप बोल सकते हो दिस इज अ वे ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एक तरह का टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, एक तरह का टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है। तो हायरार्की का मीनिंग क्या होता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की का मीनिंग होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक स्टेप बाय स्टेप, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि इस तरीके से सबसे पहले आप लिखोगे किंगडम, ठीक है, उसके बाद फाइलम आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा आपका फाइलम को आप डिवीजन, या फिर हम यहाँ पर डिवीजन भी आ सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा आपका क्लास, फिर आएगा फोर्थ पे ऑर्डर, देन फिफ्थ रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, सिक्स्थ रिप्रेजेंट जीनस एंड द सेवेंथ इज स्पीशीज, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब भी क्लासिफिकेशन होता है तो आपको ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की यानी कि जो स्टेप्स हैं इन्हें यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन आप बताइए तो आप किस बेसिस पे बताएंगे उसे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। हम ह्यूमन बींग्स का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो किंगडम, ह्यूमन बींग्स जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, एनिमेलिया, ठीक है। तो ये जो किंगडम है ये क्या है, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है।
टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है किंगडम एक, और इस किंगडम के अंदर यानी कि इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी कि इस किंगडम के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का जो किंगडम है वो है एनिमेलिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमेलिया में ह्यूमन बींग्स ही आएंगे, और भी ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। तो अगर किसी और ऑर्गेनिज्म का भी अगर हम जो जिनमें एनिमेलिया जैसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो भी किस में पुट कर दिए जाएंगे, वो उस ऑर्गेनिज्म को भी आप किंगडम एनिमेलिया में ही पुट करेंगे, ठीक है। सो एनिमेलिया किंगडम से मोस्टली कौन बिलोंग करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, जो कि बहुत सारे सेल्स को मिलके, जिनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सारे सेल्स से बना होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग हियर कम्स द फाइलम। तो फाइलम भी क्या है, फाइलम भी अनदर वन, दिस इज ऑल्सो अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। दिस कैटेगरी ऑल्सो रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके की कुछ ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। यानी कि हर कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करती है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब वो सिमिलर होती हैं, ठीक है। इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फाइलम के अंदर कौन आ जाएगा, तो हम क्योंकि ह्यूमन बींग्स के फाइलम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने एग्जाम्पल किसका ले रखा है, ह्यूमन बींग्स, जिसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन में बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा से, होमो सैपियंस बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा से। कॉर्डेटा यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपके ब्रेन के बैक से स्टार्ट होकर यानी कि ब्रेन के एंड पॉइंट से स्टार्ट होकर आपकी लोअर बैक तक कंटिन्यू होती है, ठीक है, जिससे कि आपकी बैकबोन को भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स में से एक है, ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से एक है, तो इसलिए उन्हें फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है, ठीक है। इसी तरह अब आती है थर्ड कैटेगरी, थर्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी कि क्लास जो है, क्लास किस क्लास से बिलोंग करते हैं ह्यूमन बींग्स, मैमेलिया से। मैमेलिया का मतलब है कि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो कि मेमोरी ग्लैंड्स पोज करते हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स आर मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। और भी इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है कि मैमेलिया जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे और किसी ऑर्गेनिज्म को भी इसमें ऐसी क्लास में प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या दिया गया ह्यूमन बींग्स को, प्राइमेट्स का ऑर्डर दिया गया है। तो ऐसी और भी ऑर्गेनिज्म जो होंगे प्राइमेट्स के अंडर आएंगे तो उन्हें इसमें प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब प्राइमेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें कॉलर बोन पाई जाती है, ठीक है, और जिनमें इंसीजर्स और मोलर्स टीथ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें किस में रख दिया जाएगा, प्राइमेट्स में रख दिया गया, प्राइमेट्स ऑर्डर में प्लेस कर दिया जाएगा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। फिर फैमिली अगर देखें हम, होमो सेपियंस की जो फैमिली है वो क्या है, होमिनिडे। होमिनिडी का मतलब है कि प्राइमेट्स विद अपराइट पोस्चर, जिनका जो पोस्चर रहता है वो एकदम कैसा रहता है, अपराइट रहता है, जिनका एक लार्ज ब्रेन होता है जिनके पास। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर सकते हैं, अपने हैंड्स का और अपने फीट का डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस में आ जाएंगे, आपके फैमिली होमिनिडे में आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका जीनस, जो कि आपका होमो। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होगी वो ऐसे एस शेप में कर्व होगी, ठीक है, एस कर्व की शेप में होगी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ओके। और फिर स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज इसकी क्या होती है, होमो सैपियंस, ठीक है। होमो सैपियंस का मतलब ये है कि इन ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास चिन होगी, एक फोरहेड होगा, वेल डेवलप्ड फोरहेड होगा, चिन होगी, और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जैसे कि स्कल हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगी तो वो इन स्पीशीज में, सैपियंस नाम की स्पीशीज में आ जाएंगे। तो ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल आपको बताया ह्यूमन बींग्स का। तो ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिन्हें की अलग अलग किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनमें उन्हें प्लेस कर दिया जाएगा। तो आपको मेनली जो ये आपकी टेक्सोनॉमिक हायरार्की है क्लासिफिकेशन की, ये आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या होती है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, किस ऑर्डर में होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है, एंड देन स्पीशीज। तो ये आपको टेक्सोनॉमिक हायरार्की पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन की लर्न होनी चाहिए। नाउ कम टू टेक्सोनॉमिक हायरार्की।
सो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? टेक्सोनॉमिक हायरार्की ऑल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये सब क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ही तो है। तो ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ही तो पूरे टेक्सोनॉमिक हायरार्की को क्या कर रही है? कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। ठीक है, हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या कर रही है? पूरे के पूरे टेक्सोनॉमिक हायरार्की को टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, बना रही है। ओके, so let's have some more information about every taxonomic category in the taxonomic arrangement of the classification. So first category जो आपकी आती है, first और lower most category species। जैसा कि हम species जानते हैं कि species जो है वो आपकी सबसे lower category है सभी taxonomic categories में। ठीक है, सबसे lower most category है। अब species क्या होती है? species is a group of individuals। तो एक मान लो कि एक ग्रुप है, ठीक है, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, तो एक ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जिसमें ये सभी इंडिविजुअल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफी कुछ क्या है? सिमिलर है। मींस इन सभी इंडिविजुअल्स में मोर कॉमन सिमिलैरिटीज होंगी या मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इनकी। ठीक है, एक दूसरे से काफी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी सिमिलर होंगी, तो वो क्या रहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में रहेंगे। तो किसी भी बड़ी पॉपुलेशन में बहुत सारी स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के ग्रुप होते हैं, और हर एक ग्रुप के अंदर जो वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होती है? उनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, तो स्पीशीज का हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस इज अ साइंटिफिक नेम दैट इज गिवन टू ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स किस कैटेगरी में, किस जीनस से बिलोंग करते हैं? होमो से। और जिस स्पीशीज से वो बिलोंग करते हैं, सैपियंस से। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज क्या है? सैपियंस है। इसी तरह पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस जो है ये एक साइंटिफिक नेम है जो कि दिया गया है किसको? ये दिया गया है टाइगर को। ठीक है, तो पैंथेरा जो टाइगर है वो किससे बिलोंग करता है? टिग्रिस स्पीशीज से बिलोंग करता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू जीनस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। स्पीशीज से ऊपर क्या आती है? जीनस। अब जीनस जो होती है, जीनस में क्या होता है कि जितनी भी रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी, यानी कि मान लो एक स्पीशीज ये है, एक और स्पीशीज, इसके पास एक और स्पीशीज आ गई। ठीक है, एक और स्पीशीज आ गई, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स आ गए, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स आ गए। तो जितनी भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी जब वो कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, ठीक है, तो वो किसके अंडर आएंगी? एक ही, मतलब एक सिमिलर जीनस में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका पोटैटो और ब्रिंजल है, तो पोटैटो और ब्रिंजल जो है ये दोनों ही सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, यानी कि सोलैनम। तो पोटैटो का जो नेम है वो है सोलैनम ट्यूबेरोसम, जबकि ब्रिंजल का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका सोलैनम निग्रम। तो ये दोनों ही क्या है? सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन दोनों, ऑल्दो ये दोनों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं। ठीक है, पोटैटो एक अलग स्पीशीज है, पोटैटो की स्पीशीज अलग है और ब्रिंजल की स्पीशीज अलग है, बट इनमें कुछ, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज हैं जिसकी वजह से इन्हें सोलैनम जीनस में पुट किया गया है। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका? लायन का, लेपर्ड का, और आपका हो गया एक टाइगर का। ठीक है, अब ये जो लायन, लेपर्ड और टाइगर हैं ये तीनों ही एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, और उस जीनस का नाम क्या है? पैंथेरा। पैंथेरा उस जीनस का नाम है। ठीक है, पैंथेरा नाम है उसका। अब जो आपका टाइगर है, टाइगर का नेम क्या है? टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। वहीं अगर लायन के साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है पैंथेरा लियो, और जबकि लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा पार्डस। तो ऑल्दो ये तीनों ही स्पीशीज क्या है? अलग अलग हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? एक ही जीनस से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए ये तीनों स्पीशीज जो हैं ये एक ही जीनस में इन्हें इंक्लूड किया गया है, और वो जीनस है इनका पैंथेरा। तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगर एंड पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस, ये तीनों क्या है तो अलग अलग स्पीशीज, लेकिन इनको एक जीनस पैंथेरा में इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक जीनस की एक या उससे ज्यादा स्पीशीज हो सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फैमिली। फैमिली क्या है? फैमिली यानी कि फैमिली में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? यानी कि ऑल द रिलेटेड जेनेरा कॉन्स्टिट्यूट्स द फैमिली। अब जो भी जीनस एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, उनमें ऑल्दो वो अलग अलग जीनस है, लेकिन उनमें सिमिलैरिटीज, कुछ सिमिलैरिटीज होने की वजह से
उन जीनस को, वो जीनस जब एक साथ कॉन्स्टिट्यूट होंगे तो वो क्या बनाएंगे, फैमिली, यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन को एक फैमिली के अंदर पुट कर दिया गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, जीनस पैंथेरा का और जीनस फेलिस का। तो जीनस पैंथेरा में जैसे हमने अभी भी देखा कि जीनस पैंथेरा में आपका लायन भी आता है, टाइगर भी आता है और लेपर्ड भी आता है, लेकिन पैंथेरा जीनस को जीनस फेलिस के साथ इंक्लूड किया गया है। और जीनस फेलिस में कौन आती है, कैट्स आती हैं, ठीक है। कैट्स का जो जीनस है वो है फेलिस, ठीक है। लेकिन कैट्स की कुछ सिमिलैरिटीज टाइगर, लेपर्ड और आपकी लायन से हैं, तो इसलिए टाइगर, लेपर्ड, लायन एंड कैट्स, इन सभी को एक ही फैमिली में पुट कर दिया गया है, जिस फैमिली का नाम है फेलिडे, ठीक है। सो अगर हम प्लांट्स का एग्जांपल लें तो हमारे 3 तरह के प्लांट्स हैं, जैसे कि सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। ये डिफरेंट जेनेरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सोलेनम एक अलग जेनेरा है जिसमें जैसे कि सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम निग्रम, तो सोलेनम एक डिफरेंट जेनेरा है। पिटूनिया भी एक फ्लावर का एक प्लांट जेनेरा को ये रिप्रेजेंट करता है, पिटूनिया। इसी तरह धतूरा भी क्या है, ये भी एक पॉइजनस फ्लावर का एक डिफरेंट जेनेरा है। तो ऑल्दो ये क्या है, तीनों ही डिफरेंट जेनेरा हैं, लेकिन ये एक ही फैमिली में इन्हें प्लेस किया गया है, जिसका नाम है सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी में इन्हें इसलिए प्लेस किया गया है बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ठीक है। इनके कुछ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स सिमिलर होंगे, इसलिए प्लांट स्पीशीज मीन्स इन प्लांट्स की जेनरास को प्लेस किया गया है फैमिली सोलेनेसी में, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑब्जर्व करें कैट्स और डॉग्स को, तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं, लेकिन उनके ज्यादातर डिफरेंसेस उनमें ज्यादा हैं। इस वजह से कैट्स को जो है उन्हें प्लेस किया गया है फैमिली फेलिडे में, और डॉग्स को प्लेस किया गया है फैमिली कैनिडे में। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी, दैट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर्स क्या होंगे, अब जितनी भी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज होंगी वो कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनाएंगी, ऑर्डर को बनाएंगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि स्पीशीज, जो भी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थी वो कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बना रही थी, जीनस को, ठीक है। क्लोज रिलेटेड जीनस कॉन्स्टिट्यूट करके बना रहे हैं फैमिली को, इसी तरह क्लोज रिलेटेड फैमिलीज कॉन्स्टिट्यूट करके बनाएंगी ऑर्डर को। ओके, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम प्लांट्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो प्लांट फैमिलीज देख रहे हैं हम, जैसे कि प्लांट की 2 फैमिलीज जैसे कि सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। ये दोनों ही फैमिलीज जो हैं इन्हें किस ऑर्डर में प्लेस किया गया है, पोलीमोनियल्स, इन्हें पोलीमोनियल्स ऑर्डर में प्लेस किया गया है। क्यों प्लेस किया गया है, बिकॉज ऑफ देयर फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। उनके कुछ सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स की वजह से सोलेनेसी फैमिली और कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को पोलीमोनियल्स ऑर्डर में प्लेस किया गया है। इसी तरह अगर हम एनिमल्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो एनिमल्स में कार्निवोरा एक ऑर्डर है, ठीक है। कार्निवोरा ऑर्डर में किसको प्लेस किया गया है, कैट्स को भी और डॉग्स को भी, ठीक है। यानी कि कैट्स और डॉग्स की फैमिलीज को प्लेस किया गया कार्निवोरा ऑर्डर में। अब कैट्स की फैमिली को हम क्या कहते हैं, फेलिडे कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फेलिडे। और डॉग्स की फैमिलीज का नाम है कैनिडे। तो फेलिडे और कैनिडे को किसमें प्लेस किया गया है, कार्निवोरा में प्लेस किया गया है, कार्निवोरा ऑर्डर में प्लेस किया गया है, ठीक है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी में चलते हैं, जिसका नाम है क्लास। तो क्लास कौन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे जो कि जिनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उन वो रिलेटेड ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे क्लास को, ठीक है। अब हम इसमें एग्जाम्पल किसका लेते हैं, 2 ऑर्डर्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है। तो ऑर्डर प्राइमेटा, एक तो है आपका ऑर्डर प्राइमेटा और दूसरा है आपका ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। अब ऑर्डर प्राइमेटा में कौन आते हैं, प्राइमेट्स आते हैं मेनली, जैसे कि मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गिबन आता है। तो इन्हें किसमें प्लेस किया गया, अब ये क्या है कि 2 अलग अलग ऑर्डर्स हैं, ठीक है। एक तो हो गया प्राइमेटा ऑर्डर जिसमें आपके मंकी, गिबन, गोरिल्ला आ गए, और एक दूसरा ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा में हमने जैसे पढ़ा था कैट और डॉग्स तो आते ही है, साथ में टाइगर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग ऑर्डर हैं, लेकिन कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इन्हें किस में प्लेस किया गया, सेम क्लास में प्लेस किया गया है, और उस क्लास का नाम है मैमेलिया। तो मैमेलिया यानी कि
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ठीक है, और टाइगर, कैट, डॉग, ये सभी क्या है, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें मैमेलिया क्लास में प्लेस किया गया है। और मैमल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके पास मैमरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इन्हें किस में प्लेस किया गया है, मैमेलिया क्लास में प्लेस किया गया है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हायर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड फाइलम, ठीक है। अब हम फाइलम पे आते हैं। तो फाइलम कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, अब जितनी भी रिलेटेड क्लासेस होंगी, जितने भी ये रिलेटेड क्लासेस होंगी, एक दूसरे से रिलेटेड क्लासेस, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी फाइलम को, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि अब बिकॉज ये इसकी जगह यहाँ पर डिवीजन भी आता है कई बार, तो डिवीजन कैसे आता है और फाइलम क्यों लिखा जाता है, ये डिफरेंस पता करते हैं। तो अगर बात करते हैं क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स, ठीक है, अगर जो भी क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट होके, यानी कि वो क्लासेस जो एनिमल्स वाली क्लासेस होंगी वो कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनाएंगी, फाइलम बनाएंगी। और जो क्लासेस जो इन केस ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो क्लासेस प्लांट्स वाली क्लासेस होंगी, ठीक है, प्लांट्स वाली स्पीशीज की जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनाएंगी, डिवीजन को बनाएंगी, ठीक है। तो इसलिए कई बार किंगडम से नीचे जब हम लिखते हैं तो कई बार यहाँ पर फाइलम लिखा होता है, तो फाइलम किसके केस में लिखा जाएगा, अगर हम एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे, और डिवीजन किसके केस में लिखा जाएगा, अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में जैसे कि फिशेज, जो भी एनिमल्स यानी कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, तो ये सारी क्लासेस से बिलोंग करने वाले जो भी एनिमल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करके कौन से फाइलम के अंदर इन्हें इंक्लूड करा गया है, कॉर्डेटा में, यानी कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब के सब किस फाइलम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कॉर्डेटा को। तो कॉर्डेटा में वही एनिमल्स आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और जिनका जो न्यूरल सिस्टम होता है वो कैसा होता है, डोर्सल हॉलो टाइप का न्यूरल सिस्टम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए इन सभी ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि ये सारी क्लासेस से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स किसमें प्लेस करे गए, फाइलम कॉर्डेटा में, ठीक है। सो ये डिफरेंस हमें पता लग गया कि अगर एनिमल्स की कैटेगरी होगी तो एनिमल्स की कैटेगरी अगर कंप्राइज करेगी तो फाइलम कंप्राइज करेगी, अगर वो क्लास मींस अगर वो क्लासेस प्लांट्स की होंगी तो वो कंप्राइज करेंगी डिवीजन को। ओके, नाउ कमिंग टू द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड किंगडम। तो किंगडम क्या है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है हमारे पूरे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट की, ठीक है, और टेक्सोनॉमिक हायरार्की की। सो किंगडम में भी अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एग्जांपल है एनिमल्स का, तो एनिमल्स जो भी यानी कि जो भी फाइलम, ठीक है, जो भी एनिमल्स जो भी मतलब यानी कि जो भी फाइलम वाले एनिमल्स, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो वो किसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, किंगडम एनिमेलिया को, ठीक है। वहीं अगर प्लांट्स की बात होगी तो वो सारे प्लांट्स के मीन्स प्लांट्स का जो फाइलम होंगे, प्लांट्स का जो फाइला होगा डिफरेंट प्लांट्स का, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा किंगडम प्लांटी को, ठीक है, किंगडम प्लांटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो हमने इस पूरे क्लासिफिकेशन में देखा कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट हायर कैटेगरी पे पहुंचते जाते हैं तो क्या हो रहा है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो लेस सिमिलर होते जाते हैं। तो किंगडम में क्या होगा, जब किंगडम की कैटेगरी पे आते आते यहाँ पर हमने देखा कि स्पीशीज की कैटेगरी पे यहाँ पर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा सिमिलर थे, लेकिन जब हम एकदम हाईएस्ट कैटेगरी पे पहुंचे तो यहाँ पर कैरेक्टर्स कम कॉमन है और कम सिमिलर है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम एनिमल में एग्जाम्पल ले रहे हैं हाउस फ्लाई का, जिसका साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, और यही हम प्लांट्स में एग्जाम्पल ले रहे हैं मैंगो का, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। सो बिकॉज हाउस फ्लाई जो है वो किससे बिलोंग करता है, किंगडम एनिमेलिया से, तो ठीक है, ये किंगडम एनिमेलिया में आएगा। देन इसका जो फाइलम होगा दैट विल बी अर्थोपोडा, क्लास इज इंसेक्टिका, ठीक है, इंसेक्टा सॉरी, एंड ऑर्डर है डिप्टेरा, फैमिली इज मस्कीडे, जीनस इज मस्का एंड द स्पीशीज इज डोमेस्टिका, ठीक है। तो यहां से जो इसका साइंटिफिक नेम बनेगा दैट विल बी मस्का डोमेस्टिका। ओके, अब यही जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं, किंगडम प्लांटे में, ठीक है। अब यहाँ पर फाइलम की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
डिवीजन लिखेंगे। हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट होकर, प्लांट्स की जो भी क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट होती हैं वो क्या बनाती हैं, ठीक है, वो बनाती हैं डिवीजन को। ओके, तो डिवीजन क्या होगा इसका, एंजियोस्पर्मी। क्लास होगी डाइकोटिलिडोनी, देन ऑर्डर विल बी सेपिनडेल्स, फैमिली इज एनाकार्डिसी एंड जीनस मैंगीफेरा एंड द स्पीशीज इज इंडिका। तो यहाँ पर इसका जो साइंटिफिक नेम बनेगा दैट विल बी मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। और ये क्या होगा, सेपरेटली अंडरलाइन होगा, सेपरेटली अंडरलाइन होगा, जीनस अलग अंडरलाइन होगा एंड इंडिका अलग से अंडरलाइन होगा। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स एक तरह की रिसोर्सेज हैं जिनमें कि क्या किया जाता है, स्टडीज करी जाती है प्लांट्स, एनिमल्स या फिर कोई और ऑर्गेनिजम्स जैसे कि माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का पहले तो सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इनका सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद इन सैंपल्स को आइडेंटिफाई करा जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद इनका क्लासिफिकेशन होता है और क्लासिफिकेशन करने के बाद इन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो मेनली जो टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं वो मेनली होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए और उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जब इनका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन हो गया तो इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन स्पेसिमेंस के साथ ही वहाँ पर स्टोर कर दी जाती है, ठीक है, ताकि हम फ्यूचर स्टडीज भी कर सकें। सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स। इनमें से जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दैट इज हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज रिलेटेड टू हर्ब, ठीक है, एंड हर्ब्स आर रिलेटेड टू प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक स्टोर हाउस है, हर्बेरियम इज एक्चुअली अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। तो क्या किया जाता है यहाँ पर, एक तरह का एक स्टोर हाउस टाइप का होता है। यहाँ पर प्लांट्स के स्पेसिमेंस को, ठीक है, प्लांट्स की कुछ स्पीशीज होती हैं, प्लांट्स के स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके उन्हें कुछ शीट्स होती हैं, पेपर की बड़ी बड़ी शीट्स में उन स्पेसिमेंस को वहां पर ड्राइड, सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद उन्हें वहां पर प्रेस करके वहां पे एक तरह से पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनका वहां पर एक्चुअली क्या किया जाता है, साथ में पेस्ट करने के साथ साथ वहां पर उनका क्लासिफिकेशन भी लिखा जाता है, उनका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, ठीक है। उनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को वहां पर डिस्क्राइब किया जाता है। डिस्क्राइब कैसे किया जाता है कि जो ये हर्बेरियम शीट्स होती हैं ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं जैसे कि उनमें वहां पर लिखी रहेगी कि किस डेट को, ठीक है, किस डेट को आपने वो प्लांट के पर्टिकुलर प्लांट के स्पेसिमेन को किस डेट को उसका कलेक्शन किया और प्लेस क्या थी उस कलेक्शन की, जहां से उसे कलेक्ट किया, किस प्लेस से उसे कलेक्ट किया, तो वो वहां पर मेंशन करना होगा, ठीक है। अच्छा, उस पर्टिकुलर प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है या फिर उसका लोकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, ये सब उसमें मेंशन करना होता है साइड में एक बॉक्स में, ठीक है। इसके अलावा वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और जिसने इसकी कलेक्शन की है, इस प्लांट की कलेक्शन की है, उस कलेक्टर का नेम क्या है, तो वो सब उन पर्टिकुलर शीट्स में क्या रहता है, मेंशन रहता है और इन शीट्स को एक बड़े से स्टोर हाउस में केप्ट किया जाता है। ओके, नाउ द सेकंड वन इज बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स क्या होता है, ये एक तरह के स्पेशल तरह के गार्डन्स होते हैं जहां पर कि क्या किया जाता है कि जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं उन्हें रेफरेंस के लिए उन्हें वहां पर क्या किया जाता है, उनकी कलेक्शंस की जाती है। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या है, लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, जबकि हर्बेरियम में जो प्लांट्स क्या कहते हैं डेड हो जाते हैं उन्हें एक तरह से उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, उनको ड्राइड एंड देन प्रेस्ड एंड प्रिजर्व करके रखा जाता है। लेकिन बोटेनिकल गार्डन्स में क्या होता है, एक तरह के स्पेशल तरह के गार्डन्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जहां पर कि लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन करके उन्हें वहां पर रेफरेंस के लिए रखा जाता है। तो प्लांट स्पीशीज जो होती हैं यहाँ पर उन्हें ग्रो करा जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए और हर प्लांट को लेबल करा जाता है, ठीक है। तो ऐसे बोटेनिकल गार्डन्स में क्या करा जाता है कि प्लांट की स्पीशीज को इवन वहां पर ग्रो करा जाता है और हर प्लांट स्पीशीज पे एक लेबल लिखा रहता है, उस लेबल पे उस प्लांट का बोटेनिकल नेम लिखा रहेगा, बोटेनिकल नेम यानी कि उसका साइंटिफिक नेम लिखा रहेगा और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, वो वहां पर मेंशन रहेगा, ठीक है, उस हर एक प्लांट के ऊपर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बोटेनिकल गार्डन्स के। बोटेनिकल गार्डन का एक एग्जाम्पल है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो कि कहाँ पर है, हावड़ा कोलकाता में।
तो ये जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस नाम से ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, जो कि आपका कहाँ पर है, कोलकाता में है। और ये फेमस है, वहाँ पर एक ग्रेट बैनियन ट्री है, उसके लिए फेमस है। तो वो एक ऐसा बैनियन ट्री है कि वो इंडिविजुअली उसने 4.67 एकर्स का एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है। मतलब वो इतना लार्ज एरिया में, या फिर वो इतना लार्ज बैनियन ट्री है जिसने इतना लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है। एंड सेकेंड इज नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है। ठीक है। तो ये तो दो आपके इंडिया के बोटेनिकल गार्डन्स हैं। इसके अलावा आपका एक क्यू में इंग्लैंड में एक रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स हैं, क्यू के बहुत सारे। ठीक है। तो वो वहाँ पर प्रेजेंट है। तो बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं ये टूरिज्म के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। टूरिस्ट इन बोटेनिकल गार्डन्स को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह की स्पेशल तरह के प्लांट के स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इसकी वजह से ये काफ़ी फैसिनेटिंग भी होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड इज म्यूजियम। तो म्यूजियम आप सभी ने देखे होंगे, म्यूजियम कभी ना कभी। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स की, बिकॉज हम यहाँ मेनली बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो एक तरह के बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं जहाँ पर कि आपके प्लांट्स को भी रखा जाता है, एनिमल्स को भी रखा जाता है, एनिमल्स के स्पेसिमेंस को भी रखा जाता है, ताकि, या इंसेक्ट्स के स्पेसिमेंस को भी रखा जाता है, ताकि हम आगे उनकी फर्दर स्टडी कर सकें और फर्दर रेफरेंस के लिए इन्हें वहाँ पर म्यूजियम्स में। म्यूजियम्स में अगर प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेंस की बात करें, तो प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंस को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, बड़े बड़े जार्स में या फिर कंटेनर्स में प्लेस किया जाता है। और उन्हें प्रिजर्व दो फॉर्म में कर सकते हो, या तो उन्हें ड्राई फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा जाता है, या फिर उन्हें किसी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन से कोट करके तब उन्हें उन जार्स या उन कंटेनर्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है आफ्टर देयर किलिंग और पिनिंग करने के बाद। ठीक है। एंड अगर बात करें लार्ज एनिमल्स की, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स हैं, तो इनकी बॉडीज को पहले स्टफ करने के बाद तब जाकर इन्हें प्रिजर्व करके म्यूजियम्स में रखा जाता है। नाउ और नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? जूलॉजिकल पार्क्स ऐसी प्लेसेस होती हैं, ऐसी जगह होती हैं जहां पर कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो भी जंगली जानवर हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए मेनली जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स को वहां पर कैप्ट करा जाता है इन देयर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। यानी कि उन्हें एक नेचुरल कंडीशन, उन वाइल्ड एनिमल्स को एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाएगा और उन्हें वहां पर प्रोटेक्शन में रखा जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन में रखा जाएगा और ह्यूमन केयर के अंडर रखा जाएगा। उन ऐसी प्लेसेस होती हैं जूलॉजिकल पार्क्स, ओके, उनके नेचुरल हैबिटेट में। तो कॉमनली हम जूलॉजिकल पार्क्स को क्या कहते हैं? जूज। ठीक है, तो चिल्ड्रन यहाँ पर काफी विजिट करने के लिए आते हैं जूलॉजिकल पार्क और जूज में। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट जूज जहाँ पर कि बहुत सारे बर्ड्स को, मैमल्स को, ठीक है, इवन और ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, वहां पर प्रिजर्व करके, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है आपका नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिन्हें कि प्रोटेक्ट करके उनकी नेचुरल कंडीशंस में, उनके नेचुरल हैबिटेट जैसी कंडीशंस प्रोवाइड करके उन्हें वहां पर प्रोटेक्ट करके रखा गया है। नाउ the next and last category or last taxonomical aid is key. तो key is also another taxonomical aid. ठीक है, तो key एक्चुअली क्या होती है? एनालिटिकल पर्पस के लिए यूज होती है। तो एक्चुअल में क्या किया जाता है? एनालिटिकल, किसके एनालिटिकल पर्पस के लिए? इसमें आइडेंटिफिकेशन किया जाता है किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का। तो यहाँ पर किसी प्लांट्स, कोई भी अननोन प्लांट है या फिर कोई अननोन एनिमल है, तो उसकी स्पीशीज का एक तरह से आइडेंटिफिकेशन, उस प्लांट या उस पर्टिकुलर एनिमल को आइडेंटिफाई करा जाता है उसकी कुछ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे। क्या उसकी सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है। तो कीज में एक्चुअली क्या होता है? कीज बेस्ड होती हैं कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो की एक्चुअली क्या होती है? की में दो स्टेटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं और उन दो स्टेटमेंट को हम कहते हैं कपलेट। ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं। उन स्टेटमेंट में एक्चुअली क्या होता है कि इन प्लांट्स या फिर इन एनिमल्स से रिलेटेड कुछ भी जो उसके ऑब्जर्व्ड फीचर्स होंगे ना, तो उन दो स्टेटमेंट में दिए रहेंगे। ठीक है,
एक सिमिलर होंगे, एक डिसिमिलर होगा, तो मीन्स वो दोनों ऑपोजिट रहते हैं, वो दोनों स्टेटमेंट्स जो है एक दूसरे से ऑपोजिट है, ऑपोजिट स्टेटमेंट है, तो उनमें से हमें चॉइस करनी होती है, बिकॉज हम उन दोनों स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं, तो उनमें से हमें चॉइस करनी होती है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यानी कि वो सही है, ठीक है, तो हम उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो नहीं होता उसको रिजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट होता है, क्योंकि वो पेयर में होता है तो इसलिए कपलेट बोला जाता है, और उसमें हर एक स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, लीड, LEAD, लीड से वो एक की का हो, जो एक स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट को हम की बोलेंगे, और दोनों स्टेटमेंट का जो पेयर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कपलेट बोलेंगे। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये एक तरह से अननोन प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये की यूज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टेक्सोनॉमिकल एड्स, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट होता है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that whenever I upload a new video, you will get notified on time. Thank you.